हे एवरीवन, तनु मलिक दिस साइड। आज हम कर रहे हैं यूनिट 2 चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। जितने भी पिछले 10 साल में आपको बोर्ड में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सभी हम इसमें रिवाइज करेंगे, तो एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करके जाएं, एक बार रिवाइज जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको 1 मार्क में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इन बो लेग्स देयर इज आर। ये क्वेश्चन लेटेस्ट CBSE 2020 में आया था। ऑप्शन क्या है, बो लेग्स में क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन, वाइड गैप बिटवीन द नीज, प्लेन फुट, सोल नीज कोलाइडिंग विद ईच अदर, बोथ लेग्स कर्विंग इनवर्ड्स। जो बो लेग्स है वो कुछ इस तरह से होती है। जब सामने से हम किसी पर्सन को देखते हैं तो नीज में गैप नजर आता है, दिस इज बो लेग्स। तो राइट ऑप्शन क्या बन रहा है? वाइड गैप बिटवीन द नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबनॉर्मल कर्व ऑफ द स्पाइन एट द फ्रंट इज कॉल्ड। जो स्पाइन है अगर वो आगे की तरफ कर्व्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ से हम उसका एग्जाम्पल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पर्सन है इसकी स्पाइन यहाँ से स्ट्रेट है लेकिन यहाँ पे जाके आगे की तरफ कर्व है, तो ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। राइट आंसर इज सी। कैसे याद करेंगे हम? स्पाइन आगे की तरफ कर्व है तो इसमें ऐसे करके एक एल बन रहा है, लॉर्डोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेन्युवेल्गम इज ऑल्सो नोन एज। ये एक स्पेसिफिक टर्म है जिसका मतलब है कि जो नीज है वो अंदर की तरफ बेंड है, तो ये स्पेसिफिक टर्म इसके लिए है। इनमें से कौन सी टर्म है जिसके लिए हम यूज करेंगे दैट नीज आर बेंड इनर साइड? तो कौन सी टर्म है? वो टर्म है नॉक नी। इसका मतलब है चलते टाइम नीज जब आपस में टकराते हैं, नॉक नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस प्लानस इज ऑल्सो नोन एज। ये भी एक साइंटिफिक टर्म है। अब आपको किससे याद रखना है? यहाँ पे जो वर्ड है प्लान, हम इससे याद रखेंगे प्लेन, कि जो फुट है वो प्लेन होता है। यहाँ पे ऐसे ये बिल्कुल प्लेन फुट होता है। अदरवाइज जो हमारा नॉर्मल फुट है उसमें यहाँ पर एक आर्क होता है, लेकिन जो फ्लैट फुट है उसमें किसी तरह का भी आर्क नहीं होता है। वो पूरा का पूरा पैर, ये जो एरिया है जमीन पर टच होता है और इसी का नेम है पेस प्लानस। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या बन रहा है? ऑप्शन नंबर डी, फ्लैट फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल आसना इज यूज फॉर क्योरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटीज। अब हमारी बॉडी में जो अलग अलग डिफॉर्मिटीज होती हैं उनको ठीक करने के लिए मोस्टली योगा आसनास को प्रेफर किया जाता है। तो इसमें से कौन सी डिफॉर्मिटी है जिसको ठीक करने के लिए एग्जैक्टली हम हल आसना कर सकते हैं? ये है हल आसना का स्टिक डायग्राम। इससे पहले हमने क्वेश्चन में किया था लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस क्या होती है कि जो स्पाइन है वो आगे की तरफ बेंड हो जाती है, और आपने ध्यान रखना है किसी भी डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए हम वही आसन करेंगे जो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यहाँ कमर पर हम्प है तो हम पीछे की तरफ आसना करेंगे, जैसे चक्र आसना। इसी तरह जैसे ये लॉर्डोसिस है, इसमें आगे की तरफ बेंड है तो हम इससे ऑपोजिट आसना करेंगे। अगर इस पर्सन के यहाँ पर कर्व है तो वो उससे ऑपोजिट कर रहा है ताकि वो ठीक हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर बन रहा है यहाँ पर लॉर्डोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। इस तरह से भी आपको एग्जाम में आ सकता है, जैसे यहाँ पर दी हुई है आपको डिफॉर्मिटीज और यहाँ पर पूछे हुए हैं उनके रीजंस। फर्स्ट इज नॉक नी। नॉक नी का क्या कारण हो सकता है? क्यों लोगों के जो नीज है वो आपस में टकराने लग जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, वीकनेस ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स। अगर हमारी मसल्स पुअर हैं तो नॉक नी हो सकता है। यस, दिस इज करेक्ट। सेकेंड है राउंड शोल्डर्स। राउंड शोल्डर्स कब हो सकते हैं? यूज ऑफ पुअर क्वालिटी फुटवेयर। नो, शोल्डर्स का राउंड होने से फुटवेयर की पुअर क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है। थर्ड इज कैरिंग हैवी लोड ऑन शोल्डर्स। यस, दिस इज करेक्ट। तो बी का ऑप्शन है 3। अब इतना ही बहुत है, हमने 2 सॉल्व कर लिए, इसी से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए, ए का 1, बी का 3। ये है ए का 1, बी का 3। हमें हमारा आंसर फर्स्ट में ही मिल गया और कहीं भी ए का 1 और बी का 3 गिवन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन। इसके अलावा जो फ्लैट फुट है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी फुटवेयर्स। और लास्ट में है बो लेग्स। लेग्स बाहर की तरफ बेंड कब हो जाती हैं? व्हेन वी पुट एक्स्ट्रा वेट ऑन लेग मसल्स। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी डिफॉर्मिटी है। बहुत इजी है। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? दिस इज फ्लैट फुट, क्योंकि इसमें कोई भी यहाँ पर आर्क नहीं है, फ्लैट फुट। सेकेंड इज बी, स्पाइन में क्या है? हल्का सा ऐसे करके कर्व है बैक साइड से, और ये जो कर्व है ये शेप ले रहा है ऐसे एस की, एस फॉर स्कोलियोसिस। थर्ड देखिए, नीज आपस में टकरा रहे हैं। कौन सी डिफॉर्मिटी है ये? नॉक नीज।
और लास्ट है जो स्पाइन है वो आगे की तरफ बेंड है, क्या बन रहा है, एल बन रहा है, एल फॉर लॉर्डोसिस। तो ये बहुत इजी है, आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी इज काइफोसिस। काइफोसिस किसको कहते हैं, ध्यान से देखो। काइफोसिस को सबसे पहले हम शेप के अकॉर्डिंग लर्न करेंगे। जैसे ये जो पर्सन है इसकी हंच बैक है, जो बैक है वो ऊपर की तरफ उठी हुई है, और यहाँ पे शेप देखो ये क्या बन रहा है, यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे के शेप आ रही है पर्सन की। तो के फॉर काइफोसिस, जिसमें जो बैक है ऊपर की तरफ उठी होती है। और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, आपका पुअर सिटिंग हैबिट हो सकती है, आप रीडिंग बहुत झुक के कर रहे हो, या फिर आप सारा दिन फोन देखते हो, टीवी देखते हो, पूरा दिन लैपटॉप पे काम करते हो, एंड नो एक्सरसाइजेस, कोई भी रीजन हो सकता है। तो दिस इज एक्सेजरेशन ऑफ बैक कर्व। जो हमारा ये बैक कर्व है ये ऊपर की तरफ उठा होता है, जिसे हम हंच बैक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। आपको सिर्फ उनके नेम बताने हैं। अब इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी डिफॉर्मिटीज हैं। अगर हम पहले स्पाइन की बात करें तो सबसे ऊपर काइफोसिस, फ्रंट में लॉर्डोसिस, बैक में स्कोलियोसिस। उसके बाद अगर हम पैरों की बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, नॉक नी, बो लेग्स और फ्लैट फुट। और शोल्डर्स में आ जाता है राउंड शोल्डर्स। तो ये 6-7 डिफॉर्मिटीज हैं, इनको आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर में आपको आ सकता है, राइट द कॉजेज ऑफ स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस किस वजह से हो सकता है। अब देखो जो स्कोलियोसिस है वो क्या है, जो स्पाइन है अगर हम उसको बैक से देखें तो उसमें हल्का सा कर्व आ जाता है जो एस की शेप में है। तो इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका फर्स्ट रीजन हो सकता है कि ये एक हेरिडिटी इफेक्ट है। सेकंड रीजन, जब हम एक ही शोल्डर पर बार बार हैवी वजन उठाते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल बैग एक ही साइड उठाते आ रहे हैं, या फिर जो लेडीज हैं वो बच्चों को एक ही साइड कैरी कर रही हैं, तो दूसरी साइड से जो हमारी बैक है उसकी स्पाइन में कर्व आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन फ्लैट फुट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको ये क्वेश्चन आया है पहले तो आपने ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर देना है और इसी के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्लैट फुट में हम क्या देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो आर्च होता है वो नहीं नजर आ रहा है। नॉर्मल जो हमारा फुट होता है उसमें यहाँ पर आर्च होता है, इसमें नहीं है, इसी की वजह से इसको बोला जाता है फ्लैट फुट। पूरा जो पैर है वो जमीन को टच होता है, जो नॉर्मल फुट है ये पूरा जमीन को टच नहीं होता। और फ्लैट फुट की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे पैरों में दर्द हो सकता है, और जिसका भी फ्लैट फुट होता है वो एक अच्छा स्पोर्ट्समैन नहीं हो सकता, क्योंकि ना वो अच्छे से खड़े हो सकता है, ना उसकी रनिंग अच्छी हो सकती है, ना ही वो जंप अच्छा ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ राउंड शोल्डर्स। अब राउंड शोल्डर्स क्या होते हैं, अगर हम अपने शोल्डर्स को देखें, कॉमनली जो हमारे शोल्डर्स हैं वो इस तरह से होते हैं, बिल्कुल राउंड नहीं होते हैं, हल्का सा कर्व होता है यहाँ पर। लेकिन जो राउंड शोल्डर है उसमें जो कर्व है वो क्लियरली नजर आता है। अब हमें बताने हैं इसके कारण क्या हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन, हमारे बैठने का पुअर पोस्चर। अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक स्टडी करते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, सबसे बड़ा है मोबाइल फ़ोन, तो उसकी वजह से ये हो सकता है। या जिसकी डेस्क जॉब है, फॉर एग्जांपल 9 to 5 आप बैंकर हो तो आप पूरा दिन कंप्यूटर पे ही बैठे हुए हो, वो भी इसका रीज़न हो सकता है। देन इम्प्रॉपर फर्नीचर, अगर फर्नीचर प्रॉपर नहीं है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट वन इज कैरिंग हैवी लोड्स ऑन शोल्डर्स। अगर शोल्डर्स पर बहुत ज्यादा वजन उठाया गया है, जैसे आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो बैग है वो बहुत हैवी होता है, तो उसकी वजह से भी राउंड शोल्डर्स हो सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस। सभी बच्चे घर में रहना पसंद करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज आजकल बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ना, एड भी दिखाते हैं, जैसे वो नहीं दिखाते हैं बॉर्नविटा की एड या फिर हॉर्लिक्स की एड कि 30 के बाद जो विमेन हैं उनकी हड्डियां वीक होने लग जाती हैं, बोन डेंसिटी लो हो जाती है, तो ये पिए। तो उससे हमें ये याद करना है, ऑस्टियोपोरोसिस मींस बेसिकली ये विमेन के लिए है जिसमें जो बोन्स हैं बहुत ही वीक हो जाती हैं, उनकी डेंसिटी लो हो जाती है। और अगर बोन्स वीक हैं तो जो फीमेल स्पोर्ट्स प्लेयर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, और अगर खेल भी रही है तो उसे बार बार चोट लगेगी और वीक बोन की वजह से उसे फ्रैक्चर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, among females what type of menstrual dysfunction is called amenorrhea। एमिनोरिया ये जो वर्ड है ये क्या है, किसे बोलते हैं हम। एमिनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन फीमेल्स। और ये जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है इसका कोई भी रीजन हो सकता है बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग ली गई है, या डाइट में कोई चेंज किया गया है जिसकी वजह से बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई है।
तो जो विमेन है 18 ईयर्स या उससे अबव एज की, उनका जो पीरियड साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, समटाइम्स फॉर मंथ्स एंड समटाइम्स फॉर ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय बुलिमिया? बुलिमिया क्या होता है? बुलिमिया एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा खाने पे कंट्रोल नहीं है, हमारे सामने जो भी फास्ट फूड आया हमने फटाफट बहुत सारा खा लिया, लेकिन उसके बाद हमें रिग्रेट होने लग जाता है कि ओ ये खाने से तो मैं मोटा हो जाऊंगा। तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, वॉमिट करते हैं कि जो खाया है वो फटाफट निकल जाए, पेट भी भर गया, एंजॉय भी कर लिया और मैं मोटा भी ना हूं। दिस इज अ टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। कुछ लोग वॉमिट कर देते हैं, कुछ लोग जितना खाया उससे डबल एक्सरसाइज करते हैं, और कुछ लोग लेग्जेटिव्स का यूज करते हैं। लेग्जेटिव्स क्या होते हैं? जिसको खाने से हमारा एकदम से पेट साफ हो जाता है। तो जब फूड ज्यादा देर तक बॉडी में नहीं रहेगा तो आप फैट भी गेन नहीं करोगे। तो दिस इज बुलिमिया। आगे हम चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अबाउट द डिफॉर्मिटीज ऑफ स्पाइनल कर्वेचर। अब स्पाइन की जो डिफॉर्मिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर जो हंचबैक है इसमें काइफोसिस। अगर स्पाइन आगे की तरफ है, स्टमक की तरफ, सो यहाँ पे एल बनता है, दिस इज लॉर्डोसिस। और अगर हम बैक से देखें अपने स्पाइन को और उसमें कुछ इस तरह का कर्व है, एक साइड बैक मुड़ गई है जिसमें एस बन रहा है, दिस इज स्कोलियोसिस। तो ये है स्पाइन की डिफॉर्मिटीज। हम इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस कौन सा है? ये। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लॉर्डोसिस जो डिफॉर्मिटी है इसमें जो स्पाइन का कर्व है वो अंदर की तरफ है, इनवर्ड कर्व। सेकेंड थिंग, ये जो फॉरवर्ड कर्व है ये लंबर रीजन में है। लंबर रीजन कौन सा होता है? जो लोअर रीजन है, दिस इज अपर, दिस इज लोअर रीजन। और लॉर्डोसिस की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सबसे मेन है जो भी हमारा फिजिकल वर्कआउट है वो हम अच्छे से नहीं कर सकते, खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते। नेक्स्ट डिफॉर्मिटी है काइफोसिस, जिसमें यहाँ पर के बन रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पाइन है ये बाहर की तरफ इसमें कर्व बना हुआ है जिसे हम हंचबैक भी बोलते हैं। और इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? एक्सेजरेशन ऑफ बैकवर्ड कर्व। जो हमारा बैकवर्ड कर्व है वो और ज्यादा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, और इसको हम दूसरे नाम से बुलाते हैं राउंड अपर बैक, हंचबैक एंड राउंड अपर बैक। नेक्स्ट इज स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमारी जो स्पाइन की शेप है वो नॉर्मली स्ट्रेट होती है, बट कुछ रीजंस की वजह से, जैसे हैवी वेट कैरी करना वो भी एक ही साइड को, या फिर रॉन्ग सिटिंग हैबिट, उसकी वजह से हमारी जो स्पाइन है वो एक साइड की तरफ उसमें कर्व आ जाता है। दिस इज स्कोलियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय राउंड शोल्डर्स? राउंड शोल्डर्स क्या होते हैं? जो हमारे शोल्डर्स दिखने में बिल्कुल ही राउंड शेप के होते हैं। सजेस्ट एनी 4 फिजिकल एक्टिविटीज फॉर करेक्टिंग राउंड शोल्डर्स। अब आपने ध्यान रखना है, मैंने बताया था जो भी डिफॉर्मिटी है हम उससे ऑपोजिट एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं राउंड शोल्डर्स को। राउंड शोल्डर एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है जिसमें जो शोल्डर्स हैं वो राउंड हो जाते हैं, और जो हमारे शोल्डर्स की ओरिजिनल पोजीशन होती है वो उससे नीचे की तरफ चले जाते हैं। हमारा हेड थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाता है, हम थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाते हैं। अब हमें बताने हैं 4 करेक्टिव मेजर्स। तो इसका फर्स्ट करेक्टिव मेजर है कि हमें बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए और स्ट्रेट खड़े होना चाहिए। बहुत बार हमारे पेरेंट्स या टीचर्स भी हमें टोकते हैं कि हम पढ़ते टाइम बिल्कुल ऐसे झुक के बैठते हैं, क्लास में भी हम ऐसे बैठे होते हैं, लेकिन जब वो हमें टोक रहे हैं तो वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए और सीधे खड़े होना चाहिए। सेकेंड, हमें अपने हाथों को कंधों पर रख के उन्हें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए, जिससे क्या है जो राउंड शोल्डर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड थिंग इज वी शुड परफॉर्म धनुरासना। धनुरासना क्या होता है? जैसे धनुष की तरह आप जमीन पर उल्टा लेटेंगे, पैरों को फोल्ड करेंगे और हाथों से अपने पैरों को पकड़ेंगे, तो ये एक धनुर बन जाएगा, धनुष, धनुरासना। तो इससे भी हमारे जो राउंड शोल्डर हैं वो ठीक होते हैं। उसके बाद लास्ट करेक्टिव मेजर है चक्र आसना। हमारी जो बॉडी है, आप जमीन पर बिल्कुल सीधा लेटोगे, अपने हाथों को पीछे करोगे और पैरों से पुश करके अपनी सेंटर वाली बॉडी को ऊपर उठाओगे। दिस इज चक्र आसना, जिसमें एक बॉडी का चक्र बन गया है। इससे भी हमारे राउंड शोल्डर्स ठीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। तो पहले आप इस टर्म को एक्सप्लेन करोगे और उसके बाद इसके कारण बताओगे। ऑस्टियोपोरोसिस हमने अभी किया था शॉर्ट आंसर्स में। क्या होता है? वीक बोन्स जिसमें बोन डेंसिटी लो होने लग जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस को सबसे पहले हमने एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया। वीक बोन्स हैं, बोन डेंसिटी लो हो जाती है और बोन फॉर्मेशन भी पुअर हो जाती है। और कोई भी जो एथलीट या स्पोर्ट्स प्लेयर है, स्पेशली विमेन प्लेयर, उसको किसी भी तरह का फ्रैक्चर और इंजरी हो सकती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके सबसे बड़े 2 रीजन हैं।
फर्स्ट इज इम्प्रॉपर डाइट। अगर हमारी बॉडी में कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी है, आजकल अगर कोई भी टेस्ट करवाओ तो चाहे वो मेल है या फीमेल, हमारे अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज आती हैं और उसमें सबसे बड़ा विटामिन जो जिसकी डेफिशिएंसी आती है वो है विटामिन डी। वेदर अ बॉय और गर्ल, चाहे वो कोई भी एज का है, छोटा बच्चा भी है, उसमें भी विटामिन डी की आजकल कमी है। तो फर्स्ट रीजन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। और विमेन में जब मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है तो उसकी वजह से भी बोन डेंसिटी पर बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पर सबसे बड़ा प्रभाव आता है हार्मोनल चेंजेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन कॉजेस, प्रिकॉशंस एंड करेक्टिव मेजर्स ऑफ नॉक नीज। अब इस तरह की जो डिफॉर्मिटीज वाले क्वेश्चन है आपको लॉन्ग में बिल्कुल आ सकते हैं, आपने यहाँ पर प्रॉपर डायग्राम्स यूज करने हैं। तो फर्स्ट इज हमें कॉजेज बताने हैं। नॉक नी क्या होता है? जब चलते टाइम आपस में नीज टकराते हैं, तो आपने डायग्राम ड्रॉ कर देना है। उसके बाद इसका रीजन पूछा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद रीजंस बताने हैं, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो वीकनेस ऑफ मसल्स एंड लिगामेंट्स, अगर हमारे मसल्स और लिगामेंट्स पुअर हैं तो हमारे नीज आपस में टकराते हैं। लैक ऑफ बैलेंस डाइट, लैक ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, ये भी आप लिख सकते हो। एंड ओवरवेट, अगर छोटे बच्चे हैं उनको उनकी राइट एज से पहले चलाने की कोशिश की जाए तो भी नॉक नी हो सकता है, और अगर हम बड़े हो गए हैं लेकिन हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो भी नॉक नी हो सकता है। अब प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं? जो जो कारण हैं, जो रीजंस हैं जिसकी वजह से, उसी का हम ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहली चीज हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी नहीं होगी। सेकंड, जो बेबीज हैं उनको जल्दी नहीं चलाना चाहिए। हमें होता है जल्दी से हमारा बच्चा भागने लग जाए, वो गलत है। थर्ड, हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेट कंट्रोल या ओबेसिटी को कंट्रोल रखें। अब नेक्स्ट हमें बताना है करेक्टिव मेजर। ये जो हमारी नॉकनी है इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? जो डिफॉर्मिटी है उससे ऑपोजिट एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है हॉर्स राइडिंग। अब देखो, जब हॉर्स पर बैठोगे तो जो नीज हैं उनकी ये पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है जब हम हॉर्स पर बैठे हुए हैं, नॉक नी से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो फर्स्ट आ गया हमारा हॉर्स राइडिंग। सेकंड है कीप अ पिलो बिटवीन योर नीज, क्योंकि जो नीज है उसमें गैप बहुत कम है तो बीच में पिलो रख सकते हैं। नेक्स्ट आसनास के बारे में बताया है। यू कैन डू पद्म आसना एंड गौमुख आसना। पद्म आसना क्या होता है? जिसमें हम नॉर्मली चौकड़ी मारकर बैठते हैं, जैसे जब हम खाना खा रहे हैं और जमीन पर बैठे हैं तो चौकड़ी मारकर बैठते हैं, दिस इज पद्म आसना। एंड लास्ट इज टेक न्यूट्रिशियस मील्स, हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट खानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन फ्लैट फुट एंड नॉक नीज। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको दो डिफॉर्मिटीज आ गई। एंड ऑल्सो सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स फॉर बोथ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। दोनों को एक्सप्लेन करना है और सिर्फ उसके करेक्टिव मेजर्स बताने हैं। इसमें से हम नॉक नी कर चुके हैं तो अभी हम यहाँ पर फ्लैट फुट करेंगे। फ्लैट फुट, पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्लैट फुट का डिस्क्रिप्शन पहले हम बेबीज से स्टार्ट करेंगे। जैसे जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो जो उसका फुट है उसमें भी आर्च नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो वॉकिंग या क्रॉलिंग स्टार्ट करता है उस टाइम पर उसके फुट में यहाँ पर आर्च बन जाता है। अगर बच्चा बड़ा हो गया है और उसके बाद भी उसके पैर में ये कर्व नहीं है, दैट मीन्स उस बच्चे को वो डिफॉर्मिटी है जिसे हम बोलते हैं फ्लैट फुट। और इस डिफॉर्मिटी में हमारा पूरा पैर जमीन को टच होता है, उसमें कोई भी गैप नहीं बचता। इसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? हम एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बन सकते, हम अच्छे से वॉक नहीं कर सकते, खड़े नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक, हमारे पैरों में दर्द हो सकता है और हम रनिंग भी नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट इसके करेक्टिव मेजर्स क्या है? सबसे पहले बोला जाता है जिसका फ्लैट फुट है उसको थोड़ा सा हील वाले शूज पहनने चाहिए। लेडीज भी हील्स पहन सकती है और जो जेंट्स हैं वो भी अपने शूज में थोड़ा सा ऐसे करके सोल में कर्व लगवा सकते हैं। सेकेंड थिंग, पिक अप मार्बल्स विद टोज। अपने टोज पर चलकर आप कुछ गेम्स खेल सकते हो। नेक्स्ट इज परफॉर्म वज्रासना। वज्रासना क्या होता है? ये देखो स्टिक फिगर, जिसमें हम अपने पैरों को फोल्ड करके उन्हीं के ऊपर बैठते हैं। जैसे समटाइम आपको स्कूल में बोला जाता है कि नीचे बैठ जाओ, तो हम अपने नीज को फोल्ड करके अपनी एड़ियों के ऊपर बैठ जाते हैं, दिस इज वज्र आसना। वॉक ऑन वुडन स्टेयरकेस, आपको सीढ़ियां चलने को बोला जाता है। परफॉर्म रोप स्किपिंग, अब जब हम रस्सी कूदते हैं तो वो मोस्टली हम टोज पर कूदते हैं, पंजों पर कूदते हैं, तो वो उससे भी हमारा फ्लैट फुट ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो एडवाइस करते हैं कि आपको अपने फुट के नीचे यहाँ पर एक बॉल रखनी है और उसके ऊपर आप अपने फुट को आगे पीछे करोगे तो आपके जो फुट का सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पर धीरे धीरे कर्व बनना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज परफॉर्म डाउनवर्ड डॉग योगा पोज। जब हम इस आसना को परफॉर्म करते हैं तो इससे हमारे काफ मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं और हम ये आसना बेसिकली अपने पंजों पर करते हैं।
टोज पर, जिसकी वजह से जो आर्क है वो डेवलप हो सकता है। इसके बाद जो नौकनी वाला पार्ट है वो हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट फिजिकल एक्सरसाइजेज एज करेक्टिव मेजर्स फॉर काइफोसिस एंड लॉर्डोसिस। दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके करेक्टिव मेजर्स करेंगे। ये हमने पहले भी किया था, थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लो ताकि आपको ध्यान रहे। और इस तरह की जब भी आपको बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं तो जितना हो सके स्टिक फिगर्स को जरूर ड्रॉ करें। तो काइफोसिस क्या है? एक्सेजरेशन ऑफ आवर बैक, जिसको हम हंच बैक भी बोलते हैं। इसका भी आप डायग्राम ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद करेक्टिव मेजर्स में आप जरूर स्टिक डायग्राम्स ड्रॉ करें। तो काइफोसिस में क्या है? हमारी बैक पर यहाँ पर कर्व है, इसको ठीक करने के लिए हम जमीन पर उल्टा लेट जाएंगे और सबसे पहले हम अपने हाथों को ऊपर करने की कोशिश करेंगे। उससे कहाँ पर फर्क पड़ेगा? हमारी बैक पर। नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल आप एक चेयर पर बैठे हो तो आपने क्या करना है? अपने दोनों हाथों को चेयर के पीछे से ऐसे पकड़कर पुश करना है। उससे क्या है, जो हमारी बैक पर कर्व है उसकी पोजीशन इनर की तरफ हो जाएगी, तो वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस भी आपको 4 to 5 टाइम्स करनी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है योगा आसनास। फर्स्ट इज चक्र आसना, सेकेंड इज धनुरासना, जिसमें धनुष की तरह बनता है। धनुरासना में क्या है? आप जमीन पर उल्टे लेटे हो, सबसे पहले आपने अपने नीज फोल्ड किए और हाथों से अपने पैरों को पकड़ लिया और फिर आप अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे। दिस इज धनुरासना। एंड लास्ट इज भुजंगासना, जिसको स्नेक पोज भी बोलते हैं। दिस इज भुजंगासना। पहले आप जमीन पर बिल्कुल सीधे लेटे हो, उसके बाद अपनी हथेलियों पर प्रेशर देके आप अपनी अपर हाफ बॉडी को ऊपर की तरफ उठाओगे। दिस इज भुजंगासना। और ये जो सभी आसनास है ये हम कर रहे हैं काइफोसिस के लिए, ताकि जो बैक पर कर्व है वो ठीक हो सके। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में क्या है? मैंने आपको बताया था, जो स्पाइन का कर्व है वो आगे की तरफ है, इनवर्ड कर्व है। तो दिस इज ऑल्सो स्पाइनल डिफॉर्मिटी। इसके करेक्टिव मेजर क्या है? अब जो कर्व है वो स्टमक के पास है, हमारी स्पाइन आगे की तरफ है, तो हम इससे ऑपोजिट एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट है जिसमें आप उल्टे लेट जाओगे और अपने हाथों को अपने एब्डोमेन के नीचे रखोगे और उसके बाद जो ये आपका सेंटर वाला रीजन है इसको ऊपर उठाने की कोशिश करोगे। हम क्या कर रहे हैं? अपने कर्व से बिल्कुल ऑपोजिट एक्सरसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज चेयर पर बैठने के बाद आप अपनी अपर बॉडी को नीज पर टच करने की कोशिश करोगे। इससे भी जो इनवर्ड कर्व है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो आसना है इसके लिए सबसे जरूरी है हल आसना। यहाँ पर कर्व है स्टमक के पास, तो हम उससे ऑपोजिट कर रहे हैं जो है हल आसना। उसके बाद है पश्चिमोत्तासना। पश्चिमोत्तासना में हम क्या करते हैं? पहले हम अपने पैरों को बिल्कुल सीधे करके स्ट्रेट बैठ जाएंगे, उसके बाद हम अपने हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। दिस इज पश्चिमोत्तासना। और इसके अलावा सिटअप्स भी बहुत जरूरी है। सिटअप्स जिसमें आप बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाते हो, हाथों को बिल्कुल यहाँ रखते हो सिर के पीछे और ऊपर उठने की कोशिश करते हो। दीज आर सिटअप्स एंड बोट पोज। बोट पोज क्या होता है? जिसमें आप अपनी बॉडी को, अपर बॉडी और लोअर बॉडी को 45 डिग्री के एंगल पर रखते हो। बिल्कुल सीधा लेट जाना है, थोड़े से आप अपने पैरों को उठाओगे और अपने हाथों के सहारे अपनी बॉडी को हवा में रखोगे, सिर्फ आपकी बैक ग्राउंड को टच करेगी। दिस इज बोट पोज। नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट CBSE 2020 में भी आया था। What do you understand by the female athlete triad? Explain the symptoms and causes of any one of them. इसमें से किसी एक के symptoms और causes explain करने हैं। तो क्या होता है फीमेल एथलीट ट्रायड? पहली बात तो ये ट्राई वर्ड से बना है, तो इसमें 3 चीजें इंक्लूडेड हैं। ये बेसिकली फीमेल एथलीट्स में होता है जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती, मीन्स उनकी जो बैलेंस डाइट है वो बिल्कुल ही पुअर है, जितनी एनर्जी और जितने न्यूट्रिएंट्स उनकी बॉडी में होने चाहिए वो नहीं है, और उसकी वजह से क्या होता है वो अंडर नरिश रह जाती हैं और बहुत जल्दी उनको बीमारियां पकड़ लेती हैं। अब ये जो फीमेल एथलीट ट्रायड है इसमें 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट इज ईटिंग डिसऑर्डर्स, जिसकी वजह से उनमें एनीमिया भी हो जाता है। सेकेंड इज ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस हमने क्या किया था, वीक बोन्स। एंड थर्ड इज एमिनोरिया, इसमें आता है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। अब हमें इनमें से किसी भी एक के सिम्टम्स और कॉजेज एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस ले रहे हैं जो हमने पहले भी किया था। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही ईजी है, बेसिकली फीमेल्स के लिए है। उनकी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती है और बोन डेंसिटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से बोन्स को खतरा रहता है कि वो जल्दी उसमें फ्रैक्चर हो जाता है या कोई ना कोई इंजरी हो जाती है। सिम्टम्स क्या हैं? अगर बोन्स वीक हो गई हैं, बार बार जल्दी से इंजरी हो रही है, ये सिम्टम है। एंड सेकेंड इज कोई भी थोड़ी सी चोट लगी लेकिन बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो गया।
इसके रीजन क्या हो सकते हैं? बोन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। इसमें हम लिख सकते हैं सबसे बड़ा है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले विटामिन डी का टेस्ट होता है। इसके अलावा जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, जो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, उसकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है। इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी है। तो वी हैव डन ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबको जरूर रिवाइज करके जाएं, इसमें से कोई ना कोई आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो न्यू व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।